गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोड क्रशर की ये फर्स्ट वीडियो में जो कि एसोसिएटेड है वेब गुरु कंप्यूटर साइंस एकेडमी से। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस एकेडमी में आप जा कर के वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग्स के। तो कोड क्रशर की इस वीडियो में हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन ट्यूटोरियल है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये बीसीए, एमसीए और 11-12 को कवर अप करेगा ये सिलेबस, और बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे पाइथन के कोडिंग में। तो चलिए, हम आपका टाइम बर्बाद न करते हुए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन पॉइंट से। देखिए, पाइथन लैंग्वेज जो है बहुत ही इजी सिंटेक्स को अपनाए हुए है। यानी कि इस पाइथन में किसी भी तरह की कोडिंग को लिखना, पाइथन में किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस को लिखना बहुत ही आसान कर दिया गया है, कंपेयरिंग टू जावा या कंपेयरिंग टू सी प्लस प्लस, इन सारी चीज़ों से। पाइथन लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर समझेंगे कि ये अगर किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज़ करता है, यानी कि ये किसी तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है, तो वो इंटरप्रेटर है। और इंटरप्रेटर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, जो कि हमारे हाई लेवल, यानी कि हम जो जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये इंटरप्रेटर का काम होता है, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाए, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपको रिजल्ट को प्रोवाइड कर पाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी है, जावा तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हमारे पाइथन में भी है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उप्स बोलते हैं, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलेंगे, OOPS बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब जस्ट मीनिंग इतना ही होता है कि हाई लेवल मीन्स टू से दैट कि अगर आप अपने लैंग्वेज में, इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इस वजह से इसको पाइथन में भी इंग्लिश टाइप का हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। डायनेमिक सेमेंटिक्स है, यानी कि ये डायनेमिक बाइंडिंग पे काम करता है। डायनेमिक इसमें मतलब अपने आप डिसाइड करना कि हाँ, हम लोगों ने क्या वेरिएबल्स लिया है या क्या डेटा टाइप लिया है, इसको ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ऑटोमेटिक डिसाइड करता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे हम लोग कवर अप कर ले कि इसको डेवलप किया गया कौन किए थे, तो गियोडियो वैन रूनसोम ने डेवलप किया था। ओरिजिनली 1991 में ये रिलीज़ हुआ था, और बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, बेसिकली इसमें जो चीज़ें, जो जिस चीज़ों पे हम लोग का काम करते हैं, जो चीज़ों पे वर्क किया जाता है, वो पाइथन का यूज़ पहला नंबर है कि वेब डेवलपमेंट में जैंगो एक इसका फ्रेमवर्क आता है। तो जैंगो फ्रेमवर्क से हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्वर साइड वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी कि क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा जो कोड पास होगा वो सर्वर साइड पास होगा, तो वो हम लोग पाइथन से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता ही है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है। डेटा साइंस में इसका यूज़ किया जाता है। डेटाबेस डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, पाइथन बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है, इसलिए बहुत ईज़ी सिंटैक्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब थोड़ा-सा बेसिक्स प्रोग्रामिंग का जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ज़ीरो लेवल से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ।
इस वजह से इसको बेसिक्स लेवल से जानना ज़रूरी है कि किसको हाई लेवल, लो लेवल, मशीन इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या-क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं तो आगे की प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए वी जनरली कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है, हम लोग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन नंबर आपने 1 लिखा, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 लिखा, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 लिखा, इंस्ट्रक्शन नंबर क्या लिखा 3 लिखा, तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। ताकि क्योंकि ये तीनों इंस्ट्रक्शन मिल करके कोई ना कोई स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करेंगे, किसी न किसी तरह के टास्क को परफॉर्म करेंगे, ये किसी न किसी टास्क स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वजह से इसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल पाइथन में लिखी जा सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम किसी को भी कहा जाता है, जावा में भी लिखा जाने वाले प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है, सी प्लस प्लस में भी लिखे जाने वाले प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है, पाइथन में भी लिखा जा रहा है तो कंप्यूटर प्रोग्राम ही बोला जाएगा। यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हमारा लैंग्वेज, ठीक है, और उस हाई लेवल लैंग्वेज को हमारा लैंग्वेज है तो कौन अंडरस्टैंड करेगा, हम ही अंडरस्टैंड करेंगे ना। इस वजह से ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है इज़ वन ऑफ दैट इज़ अंडरस्टैंड बाई अस, यानी ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। बट ह्यूमन का लैंग्वेज तो ह्यूमन समझेगा, मशीन तो समझेगा नहीं। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज अलग होता है, यानी ये कंप्यूटर है और ये ह्यूमंस है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम कौन करेगा। तो ये चीज़ पहले समझना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब हमारा लैंग्वेज अलग है और इसका लैंग्वेज अलग है। तो जो ह्यूमन्स लिखता है, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो मैंने यहाँ इंडिकेट किया कि ह्यूमन लिख रहे हैं, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड यानी हमने जो लिखा वो सोर्स कोड है। और हाउएवर कुछ ना कुछ ऐसा इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा सोर्स कोड को, हमारे लैंग्वेज को मशीन समझ पाए, यानी कि कंप्यूटर समझ पाए। तो जो कंप्यूटर समझ पाएगा मशीन को, उसको हम लोग मशीन कोड कहेंगे। जो अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम होगा, अंडरस्टैंड बाय द मशीन होगा, तो उसको हम लोग मशीन कोड, या फिर कभी-कभी हम लोग उसको क्या कह देते हैं, 0101 में बाइनरी भी बोलते हैं, क्योंकि 01 और 01 की भाषा कौन समझता है, तो मशीन समझता है। तो इसको सोर्स कोड कह देंगे हमारे लैंग्वेज को, और मशीन में जब वो कन्वर्ट होगा तो मशीन कोड कह देंगे या ऑब्जेक्ट कोड कह देंगे। इन दोनों में से कोई भी चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, यानी कि अगर हम सोर्स कोड जो भी हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उस कन्वर्सेशन प्रोसेस के लिए कोई ना कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में काम करता है, और उस इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर्स, जो कि ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो वो आइदर कंपाइलर हो सकता है या फिर इंटरप्रेटर हो सकता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करता है, सी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करता है ना, जावा इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। तो इस तरह से बहुत सा ये हमारा ट्रांसलेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाए। ऐसे हम जानते हैं कि बोथ कंपाइलर चाहे वो इंटरप्रेटर हो, वो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंप्यूटर उसको समझ लेता है, और समझने के बाद फिर उसका आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपाइलर भी यूज हो रहा है और इंटरप्रेटर भी हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। तो एक क्वेश्चन सामने आता है, बहुत ही इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इस पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि द डिफरेंस बिटवीन हाउ एन इंटरप्रेटर एंड ए कंपाइलर वर्क्स, कैसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम करता है। ये बहुत इंटरव्यू की टर्म है, जॉब में या 11th में या 12 में क्वेश्चंस ये पूछा ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड किया गया है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर
एंड इंटरप्रेटर। ये किसी भी क्लास में आता है, इन क्लास 12 में भी पूछा जा सकता है, बीसीए में भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। अगर ट्रांसलेशन प्रोग्राम जो होता है वो स्टेटमेंट, जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम होता है वो एक ही बार में एक ही समय में अगर ट्रांसलेशन हो जाता है, इट मीन्स कि वहाँ पर कंपाइलर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक तो बेसिक डिफरेंसेस ये होता है कि अगर लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम की ट्रांसलेशन हो रही है, लाइन बाय लाइन, देन आप समझ लीजिए कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर आपका इंटरप्रेटर यूज किया जा रहा है, वहाँ पर इंटरप्रेटर यूज किया जा रहा है। ये बात आप समझ ले पूरी तरह से। अगर उसी ट्रांसलेशन प्रोसेस को अगर यूज किया जा रहा है कि सारे लाइंस को एट द सेम टाइम, यानी सारा लाइन एक ही समय में क्या हो जा रहा है, एग्जीक्यूट कर जा रहा है, रन कर जा रहा है, या मशीन कोड में चेंज कर दिया जा रहा है, देन आफ्टर इसको आप कहेंगे कि वहाँ पर कौन सा यूज हुआ ट्रांसलेटर, तो वहाँ पर आपका जो ट्रांसलेटर यूज हुआ है वो है कंपाइलर यूज हुआ है। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, कभी भी आपको मिलेगा ये डिफरेंसेस, तो आप इस तरह से डिफरेंस वहाँ पे डाल सकते हैं। अब इंटरप्रेटर यूजुअली टेक लेस टाइम अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, बहुत कम समय लगाता है। कंपाइलर यूजुअली टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड को एनालाइज करने में कंपाइलर थोड़ा ज़्यादा समय लगाता है, इंटरप्रेटर थोड़ा कम समय लगाता है। सो ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम हो जाता है कंपैरेटिवली स्लोअर हो जाता है कंपाइलर से, और इसका जो कंपाइलर का जो ओवरऑल प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन टाइम वो फास्ट हो जाता है किसका, इंटरप्रेटर के कंपेयरिंग में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस था, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि इंटरप्रेटर जो है क्या करता है कि डायरेक्टली हमारे डेटा एंड इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली वो कन्वर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट कोड में, वो एक इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करता है। और जब इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करेगा तो इंटरमीडिएट कोड से फिर वो एक मशीन डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट होगा। और कंपाइलर का काम क्या होता है, वो डायरेक्ट कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करेगा और डायरेक्टली आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज कर देता है। तो इस वजह से ये भी कहा जाता है कि इंटरप्रेटर जहाँ सिस्टम्स यूज होता है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मशीन बन जाता है, जहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोग्राम रन करेगा। यानी अगर इवन इंटरप्रेटर हम यूज़ करते हैं तो हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोग्राम आसानी से रन करेगा। बट कंपाइलर में कॉन्फ़िगरेशन भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जिस कॉन्फ़िगरेशन के मशीन पर हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए, क्योंकि वो सीधे हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज किया है। और यहाँ इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर सीधे नहीं चेंज करके पहले इंटरमीडिएट कोड को हमारा जनरेट कर रहा है, और इंटरमीडिएट कोड से देन फिर जिस इन्वायरमेंट में आप लेके जाएंगे उस इन्वायरमेंट को आप खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये बातें फिर समझ में नहीं आती हैं तो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, फिर से मैं उस चीज़ को एक बार समझाऊंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना काफ़ी रखते हैं, और फिर आगे के टर्म्स को भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने आंसर दिया, और वो ये है। क्लास 12 वाले तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बीसीए वाले, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इंटरव्यू में इवन भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम लोग ज़ीरो लेवल से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे ताकि एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझ में आए, और एक मास्टर के बच्चे, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे को भी, स्टूडेंट को भी समझ में आए। एकदम ज़ीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का सब्सक्राइब मिलेगा, आप लोगों का नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेंगे, तो मैं मुझे एक तरह से क्या मिलेगा, मुझे एक तरह से मोटो मिलेगा, और मैं इस तरह की वीडियोस को और आपके सामने रखूँगा। तो तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
ओके, थैंक यू।